नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि MSTCT 2022 के अंडर जो बी बीटेक के इंजीनियरिंग के कैप के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, कैप राउंड के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को हमें कैसे फिलअप करना है, उसके साथ साथ हम कहाँ क्या गलती करते हैं वो भी साथ साथ देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आप गलतियां करते हो और जो आपने नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। सबसे पहले हम जान लेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले कि आप पूरे नियम पढ़े, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़े, आपको पूरी एडमिशन सिस्टम समझ में आ जाएगी और फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है, ये फॉर्म क्यों भर रहे, सब आपके दिमाग में फिर फिट हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारी बातें आपको पता नहीं चलेगी आप ये क्यों भर रहे हैं और उसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की अच्छी क्वालिटी की स्कैन कॉपी आप तैयार रखें। तो आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, उनकी सॉफ्ट कॉपी आप रखिए। आपके पास एक फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी भी आप तैयार रखें। उसके साथ साथ आप एक अच्छी तरह से आपका सिग्नेचर है उसकी भी एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास रखें, क्योंकि उसे आपको अपलोड करना है। अगर आपको फीस पेड करनी पड़ी, मतलब आपने MSTCT नहीं दी है, JEE आप कर रहे हो या फिर CT आपने कैटेगरी से दी है, आप तुम ओपन में कन्वर्ट होकर फिर फॉर्म भर रहे हो, तो फिर आपको फीस पेड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप फीस की तैयारी रखिएगा। तो चलिए हम हमारे मेन मुद्दे की तरफ हम आते हैं। और सभी को पता है ये आपका वेब पोर्टल है, लिंक जैसे कि मैंने कहा आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। अब सभी को पता भी है ये लिंक कौन सी है। आपको पता है आपके इस पोर्टल पे लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेनू है, यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हो। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पर है, बाकी की इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर है। आप फैसिलिटेशन सेंटर का लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आपके नज़दीकी फैसिलिटेशन सेंटर कौन सा है वो आप जान के रखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट निकाल कर वहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मेनू दिखेंगे, या न्यूज़ यहाँ पर फ्लैश होगी, नोटिफिकेशंस है यहाँ पर, डाउनलोड्स के जो भी मटेरियल होगा यहाँ पर अवेलेबल होगा, पिछले साल के कट ऑफ यहाँ पर लिस्टेड है। और चलिए अब हमारे मेन मुद्दे की तरफ चलते। हमें भरना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो किसी भी सिस्टम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सिस्टम के लिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे और जाएंगे आगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जैसे आप आगे जाओगे तो पहला एक क्वेश्चन आपको पूछेगा सिस्टम कि क्या आपने MSTCT 2022 दी है। जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उसके अनुसार वो उत्तर देते जाएंगे। आप अगर आपने MSTCT दिया होगा आप यस क्लिक कीजिएगा। यस क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, MSTCT का रोल नंबर पूछेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और चेक आपको CET डिटेल्स करना है। आपकी जो डिटेल्स है CET रिजल्ट की वो अपने आप वहाँ पर आ जाएगी, सिस्टम से वो फेच कर लेगा और आपको दिखाएगा। दूसरे कंडीशन में अगर आपने CET नहीं दी है तो आप नो कर दीजिएगा, फिर अगले ऑप्शंस खुलेंगे। अगर आप सिर्फ JEE से कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आप यस करोगे, नहीं है JEE से तो JEE से भी आप नो कर सकते हैं। आगे आपको पूछेगा कि क्या आप PIO, OCI, NRI, CIWGC या फिर JKSS, PMSS स्कीम से आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप उस टाइप के कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। और फिर लास्ट ऑप्शन आपके लिए खुलेगा कि आप डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप यस करोगे। अगर यहाँ पे HSC को यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आपने इसमें से कोई भी एक कैंडिडेचर टाइप आपने नहीं चुना है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो लास्ट ऑप्शन ये है कि ये डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो ये यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे। MSTCT वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब फॉर्म आपका आगे जाएगा तब आपको अपने आप JEE के मार्क्स भी पूछेगा। तो यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, जो लोग MSTCT दिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उनका आगे का सफ़र हो तय करेंगे। उनको सेपरेट यहाँ पे JEE के लिए टिक करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ JEE से जो अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर टिक करेंगे जिन्होंने CET नहीं दी है। OMS स्टूडेंट्स के लिए मैं खास बात यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी OMS स्टूडेंट्स है, मतलब महाराष्ट्र से वो नहीं बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट्स, और जिन्होंने CET दी है वो लोग सिर्फ CET को यस करके और JEE को ना करके ना जाए। अगर उन्होंने CET नहीं दिए, CET दिए तो आप कर सकते हो, लेकिन CET अगर जिन्होंने नहीं दिए सिर्फ JEE दिए तो CET को नो करेंगे और JEE को यस करेंगे। महाराष्ट्र स्टूडेंट ने CET दी होगी तो आप CET की तरफ से ही जाइए, सिर्फ JEE से रजिस्ट्रेशन आप ना करें, क्योंकि आप CET से रजिस्ट्रेशन करोगे तो दोनों भी फॉर्म आपके लिए खुलेंगे। आगे जाने के बाद आपको हम वही देखेंगे उस स्लाइड पे कि आपको JEE के भी मार्क्स वो पूछेगा। तो यहाँ मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ,
जिन लोगों ने CET MST CET दिए महाराष्ट्र स्टूडेंट, वो CET को क्लिक करके आगे जाइए। जिन्होंने आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, जिन्होंने सिर्फ JEE से अप्लाई कर रहे हैं तो उनको CET को नो करना पड़ेगा और JEE को यहाँ पर यस करना पड़ेगा। जो PIO OCI NRI स्टूडेंट्स है उनको इन दोनों को भी नो करना पड़ेगा और अगला ऑप्शन उनके लिए खुलेगा तो वो उनकी उस ऑप्शन को क्लिक करके जा सकते हैं। डिप्लोमा वालों को भी उनका अलग सा ऑप्शन है। तो चलिए ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद CET के अपने पूरा डेटा फेच करने के बाद उसे सेव करिएगा, आगे जाइएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ज़रूरी है आपका नाम। तो जैसे आप नाम के लिए जाएंगे यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, आपके HSC मार्कशीट के अनुसार ही आप यहाँ पर आपका नाम डालिएगा। तो नाम डालने में आप गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आपका CET स्कोर कार्ड पे अब नाम अलग हो सकता है और आपके HSC मार्कशीट पर थोड़ा अगर अलग नाम है चलता है, लेकिन वो नाम उसी प्रकार से होना चाहिए। नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके CET में शरद सिंध है तो चलेगा, लेकिन आपका नाम का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, वो उतना मैच होना चाहिए। आपके HSC मार्कशीट पर जैसा नाम है वैसा ही आप डालिए। मैंने एक सैम्पल के लिए यहाँ पर डाल के रखा है। चलिए आप यहाँ पर पिताजी का नाम डालिएगा, माताजी का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। आप जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। एक बार फिर से जेंडर आप सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए आपको ये दोबारा सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इस कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो और आपको यहाँ पर रिलीजन आगे सेलेक्ट करना है। एक बार रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपका इनकम का जब पार्ट आएगा तो पहले आपको अपना कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, मतलब रूरल एरिया से करते हैं या फिर अर्बन एरिया से करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर। और उसके बाद फिर आपको आपका इनकम सेलेक्ट करना है। तो इनकम सेलेक्ट करते समय आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इनकम सेलेक्ट करने के बाद बाकी के ऑप्शन, जैसे 8 लाख से कम है आपका इनकम तो बाकी के ऑप्शन आपके लिए TFWS EWS के खुल जाएंगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो वो नहीं खुलेंगे। तो आप अपना इनकम करेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। एक बार सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको दोबारा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पर गलती हो गई तो आगे फॉर्म में जाकर आगे की स्टेप जो है फॉर्म की, वहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत ही हमें सावधानतापूर्वक भरना है। तो चलिए यहाँ पर आपने आपका इनकम सेलेक्ट कर लिया। एक बार सेलेक्ट कर लिया इनकम तो फिर आपको अगला स्टेप है आपकी मातृभाषा आपको सेलेक्ट करनी है। मातृभाषा जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अगले ऑप्शंस खुलेंगे। मतलब अगर भाषिक माइनॉरिटी की बात करें तो जो भी आप मराठी आपने चूज़ किया तो फिर माइनॉरिटी का ऑप्शन आपके लिए क्लोज हो जाएगा। आपकी मदर टंग जो है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, उसके अनुसार अगले ऑप्शंस खुलते जाएंगे। नेशनलिटी वहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंडियन होगी, उससे वैसे ही रखने दे। अगले सेक्शन की तरफ हम जाते हैं जहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूरा लिखना है। पहले लाइन में आप हर लाइन में आप 50 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले में आपका फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, गली नंबर, गांव वगैरह आप डाल सकते हैं। दूसरे में आप गली वगैरह लैंडमार्क बता सकते हो और तीसरे में नज़दीकी आपका कोई लैंडमार्क है या फिर और कोई एड्रेस में है तो वो लिख सकते हैं आप। और आपको स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको तालुका सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका गांव आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है और अगर टेलीफोन है तो डाल सकते हो या फिर उसे खाली छोड़ सकते हो। उसमें ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप उसे खाली छोड़ सकते हो। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ पर आता है कि आपको मोबाइल नंबर देना है। याद रखिएगा, मोबाइल नंबर किसी दोस्त का, किसी और का मत दीजिएगा। ऐसा ही मोबाइल नंबर दीजिएगा कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ी तो OTP आप उससे प्राप्त कर सकते हो, जो आपके पास रहे। तो वही मोबाइल नंबर दीजिएगा, वर्किंग मोबाइल नंबर दीजिएगा। एटलीस्ट एडमिशन सिस्टम ख़त्म होने तक आपका वो मोबाइल चालू रहना चाहिए। ऐसा ही मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद मेल ID का भी वही है, आपका वर्किंग मेल ID आप दे दीजिएगा। तो एक बार, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, इसमें गलती हो गई तो फिर आपको सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो वही ये करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, एक पड़ाव हमने कर लिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दी, कम्युनिकेशन भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिया। अब हमें पासवर्ड चूज़ करना है हमारे प्रोफाइल के लिए, हमारे इस लॉगिन के अकाउंट के लिए, हमारे CET सेल के अकाउंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर उनकी पासवर्ड पॉलिसी है, देख लीजिएगा। आपको 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में ये बनाना है। 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में आपको बनाना है। उसमें आपको एक अपर केस मतलब बड़ा इस प्रकार का
मिनिमम आपको लोअर केस में कुछ अक्षर चाहिए आपके पासवर्ड में। उसके बाद आप न्यूमेरिक वैल्यू भी आपको ऐड करनी पड़ेगी और आपको स्पेशल कैरेक्टर भी आपको आपके पासवर्ड में यूज़ करने पड़ेंगे और उस सारे कॉम्बिनेशन मिला के एक सुंदर सा पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, वहाँ पर उसे डाल दीजिएगा और फिर चलिएगा आगे। उसके पहले आपको ये कैप्चा जो है वो डालना पड़ेगा वहाँ पे और 7 प्रोसीड करने पर आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा मैसेज और आपको पता चल जाएगा कि OTP आपके मोबाइल पर आ गया है। जो आपने नंबर डाला था, आपको वेरीफाई करना है आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको आपका OTP डालना है और फिर वेरीफाई OTP करेंगे। इस प्रकार से OTP आपको प्राप्त होगा आपके मोबाइल पर और फिर आपको OTP डालने के बाद आगे जाना है। जैसे आप आगे जाओगे आपकी स्क्रीन पर आपका एप्लीकेशन ID तैयार होगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। इसे आप नोट करके रखिएगा। आपको SMS के थ्रू, मेल के थ्रू भी बताया जाता है, लेकिन आप उसे कॉपी करके सेव करके कहीं तो ऐसी जगह पर रखिएगा जिसको आपको एक्सेस करना ईजी हो, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आ जाएगा उसे कॉपी कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर क्लिक करके अगले प्रोसेस के लिए हम जाएंगे। जैसे हम अगले प्रोसेस के लिए जाएंगे, आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपका लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, तो सिस्टम के अंदर अब हम प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो एप्लीकेशन ID वो डाल दीजिएगा। ये एप्लीकेशन ID आपको एडमिशन सिस्टम खत्म होने के बाद, आपका कोर्स कंप्लीट होने तक आपको ये याद रखना है क्योंकि यही ID आपको फिर एडमिशन कैंसिलेशन के वक्त भी लगेगा। अगर आप अगले साल जाएंगे ब्रांच चेंज करने के लिए, कॉलेज चेंज करने के लिए, तब भी आपको ये लगेगा। तो ये आपको रखना है संभाल के। इसके इर्द गिर्द जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे वो भी आपको संभाल के रखने हैं। तो अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा और साइन इन करके अंदर जाइएगा। जैसे अंदर आएंगे, ये डैशबोर्ड है, ये आपका पर्सनल पेज है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका यहाँ पर नंबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पूरे मेनू है। जैसे जैसे राउंड्स आगे जाएंगे यहाँ पर और मेनू ऐड होते जाएंगे। तो ये आप यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन है पूरी। आपके एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर रेड पर है। जब आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, FC उसे कंफर्म करेगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगी और जब उसे वो कंफर्म करेगी, रिसीप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, वहाँ पर भी आपको दिखाई देगी यहाँ पर वो। तो ये हरा हो जाएगा और आपका जो स्टेटस है वो आ जाएगा कि आपका कंफर्म हो गया एप्लीकेशन। तब तक आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाओगे जब तक यहाँ पर आपका आता नहीं है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है और आपका रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो चुका है, या फिर वो FC वाले प्रिंट करके भी आपको दे देंगे। यहाँ से आप मैसेजेस दे सकते हो, जो भी अलर्ट आ जाएंगे CET सेल की तरफ से, आप उसे भी यहाँ पर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले पड़ाव पर हम जाते हैं। तो दूसरा है कि आपको ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है इन 10 स्टेज में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे जैसे स्टेजेस आप कंप्लीट करते जाएंगे, यहाँ पर वो आपको बताएगा कि कंप्लीट हो गई है या फिर इनकम्प्लीट है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने तो ये कंप्लीट दिखा रहा है। फिर आपको आपका कैंडिडेचर टाइप सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी की जाने चूज़ करनी, सेलेक्ट करनी है, यानी आएगी अपने आप वो। आपको स्पेशल रिजर्वेशन कुछ है उसका भी डेटा भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स वहाँ पे डालनी है, JEE के बारे में डालना है। जैसे कि मैंने कहा CET को यस करके आए तो JEE के बारे में अपने आप पूछेगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और आपको कंफर्म करना है एप्लीकेशन फॉर्म आपका फैसिलिटेशन सेंटर जाकर। तो ये सारे स्टेजेस कंप्लीट हो गए, इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नीचे है डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर बताएगा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको कितने अपलोड करने हैं, आपने कितने किए हैं और कितने पेंडिंग है, तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा। इसका भी ट्रैक आप यहाँ से रख सकते हो। चलिए अगले पड़ाव पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आगे चलिएगा। सबसे पहले पड़ाव है हमारा अंदर का कि क्लेम आपका कैंडिडेचर टाइप आपको सेलेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, कैंडिडेचर टाइप समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इसके बारे में सवाल होते हैं कि मैं टाइप A हूँ, B हूँ, C हूँ, कौन सा टाइप में स्टूडेंट्स आता हो। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने SSC उनका 10वीं और 12वीं या फिर डिप्लोमा, ज़्यादातर बच्चे 10वीं और 12वीं के होंगे, 10वीं और 12वीं SSC और HSC उन्होंने महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट में कॉलेज में किया हो, ऐसे बच्चे, चाहे वो बोर्ड कौन सा भी हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन उन्होंने अगर वो महाराष्ट्र से किया है, उसका स्कूल जो है वो लोकेटेड एट महाराष्ट्र है, तो फिर
वो टाइप ए में आ जाएगा, लेकिन वो दूसरी कंडीशन है वो भी फुलफिल करना चाहिए। मतलब वो डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए महाराष्ट्र का, या फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट में वो उसका बर्थ महाराष्ट्र के किसी गांव में या फिर महाराष्ट्र में होना चाहिए। दोनों कंडीशन जो मीट करता है, जो दोनों कंडीशन मतलब सिंपल बताओ तो एसएससी एचएससी महाराष्ट्र के कॉलेज से पास हुआ हो और वो डोमिसाइल इन महाराष्ट्र हो, उस या फिर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो महाराष्ट्र का, वो सारे स्टूडेंट जो है वो महाराष्ट्र टाइप ए में आ जाएंगे। आप ये सेलेक्ट करोगे। और फिर बी में कौन आएंगे? बी में आएंगे जो ए की कंडीशंस फुलफिल नहीं करते, लेकिन उनके मतलब उनके पास खुद का डोमिसाइल नहीं है, उन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों भी महाराष्ट्र से पास नहीं किए, या फिर एक उसमें से एक पास किए, या फिर उन्होंने दोनों भी पास किए लेकिन उनका खुद का डोमिसाइल नहीं है। इनमें से कोई भी कंडीशन हो, मतलब जो स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन उनके माताजी पिताजी दोनों में से कोई एक महाराष्ट्र डोमिसाइल है, मतलब वो खुद डोमिसाइल महाराष्ट्र नहीं है लेकिन उसने 10वीं 12वीं महाराष्ट्र में की है, या फिर वो खुद डोमिसाइल नहीं है 10वीं 12वीं बाहर से की है लेकिन उसके फादर मदर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र है, तो फिर वो स्टूडेंट्स आएंगे टाइप बी में। आप टाइप बी चूज़ कीजिएगा। आपके पास आपके फादर या मदर का महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा, उसको आपको अपलोड भी करना है। अगला है टाइप सी में कौन आएंगे? तो ऐसे स्टूडेंट्स के माताजी पिताजी इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में वो काम करते हैं और जिनका पोस्ट है वो महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसे बच्चे, मतलब जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट होगी या फिर कोई भी होगा जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो काम करते हैं और उस काम करते समय उनका पोस्टिंग है वो महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो टाइप सी में आ जाएंगे। उनको रिक्वायर्ड प्रोफार्मा अपलोड करने होंगे। तो चलिए अगला स्टेप ये अगला सी टाइप है टाइप डी। अब टाइप डी में कौन आएंगे? टाइप सी में आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के स्टूडेंट्स, बच्चे उनके, और जो कि महाराष्ट्र में काम करते हैं। और टाइप डी में आएंगे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके माताजी पिताजी या तो एम्प्लॉय है या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में वो काम करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स टाइप डी में आए जाएंगे। चाहे वो बाहर रहे हो और या फिर बाहर हो, उनका एजुकेशन बाहर हुआ, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो वो बच्चे महाराष्ट्र टाइप डी में आ जाएंगे। तो ये सारे जो है महाराष्ट्र टाइप ए बी सी डी और ई बी, ये सब महाराष्ट्र कैंडिडेट है, उनको हम एमएच कैंडिडेट एमएस कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट बोलेंगे। टाइप ई में आएंगे कौन? तो आएंगे टाइप ई में आएंगे महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के बच्चे जिनकी मदर टंग मराठी है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कर्नाटका बॉर्डर के विलेजेस की लिस्ट भी दी है, और इस विलेजेस से बिलोंग करने वाले बच्चे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे। अगर वहाँ से आप हो तो फिर आप टाइप ई चूज़ करके आगे जाइएगा, और इसमें से किस में भी नहीं हो और आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप फिलहाल महाराष्ट्र में भी रहते हो लेकिन अगर ऊपर की आप किसी भी कंडीशन को मैच नहीं करते हो तो भी आपको OMS क्लिक करना पड़ेगा। चलेगा, अगले है वो JNK के है, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं होंगे तो इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, बड़ा वीडियो हो जाएगा। JNK के टाइप है J1 J2 J3 J4, जिसमें आप आते हैं आप यहाँ पर टिक करके आगे जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फॉरेन नेशनल से वो यहाँ पर, जिनका फॉरेन नेशनल में आते हैं वो यहाँ पर टिक करके आगे जा सकते हैं। NRI जो स्टूडेंट्स है वो NRI के लिए क्लिक कर सकते हैं। PYO OCI वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। CIWGC वाले यहाँ पर कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल तो पता होगा सभी को आपको, लेकिन NRI कौन है, OCI कौन है, CIWGC कौन है, उनके लिए एडमिशन सिस्टम कैसी होती है अलग से वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आपने अपना सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करके आप आगे जाइएगा। जैसे आपने टाइप ये चूज, जैसे भी आप टाइप चूज़ करोगे, कैंडिडेट टाइप चूज़ करोगे, उसके अनुसार अगला स्क्रीन आ जाएगा और उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। टाइप ये वाले स्टूडेंट्स है आगे आएंगे, उनको यहाँ पर उनके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले आप टाइप ये है तो फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट टाइप ए के लिए देना होगा। मतलब टाइप ए के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है? या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का, या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या तो आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे पिछला जो 12वीं का जो सर्टिफिकेट है आपका लिविंग सर्टिफिकेट, LC या TC बोलते हो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसमें आपका बर्थ प्लेस लिखा होना चाहिए जो कि महाराष्ट्र में हो।
तो ये अगर इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप उसे अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो पहला प्रेफरेंस आप डोमिसाइल को दीजिएगा। अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट है तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी है तो आप उसमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपका फिर कॉलेज के पास रहेगा, ध्यान रखिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपने सेलेक्ट कर लिया तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वैसे ही आपको कॉलेज को देना ही है, तो साथ साथ बर्थ भी देना होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला पड़ाव पर चाहते हैं हम। तो आगे फिर हमें आपके हिसाब से भरना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्योंकि आगे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना ही याद रखिएगा। उसके बाद आपने कहाँ से आपने एसएससी पास किया, पुणे से किया, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका एचएससी कहाँ से किया वो भी आपको करना है। और ये दोनों के सिलेक्शन के आधार पर आपका एचएससी का फिर वो तालुका पूछेगा, तो आप वहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आपकी यूनिवर्सिटी, होम यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी। अब ये होम यूनिवर्सिटी क्यों डिसाइड होगी, तो महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में सीटों का बंटवारा जो है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो होता है होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी के बेसिस पे। तो आपको ये होम यूनिवर्सिटी आपको पता चल जाएगी कि आपकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी है। और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले सारे कॉलेजेस आपके लिए फिर होंगे होम यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, और बाकी के होंगे अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस, जब आप प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी होम यूनिवर्सिटी आपको पता चल गई। अगला है आपको कि आपको आपका कैटेगरी का टैग चूज़ करना है, तो कैटेगरी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। अब आपको कैटेगरी भरते समय अगर आपने अपने वहाँ पे ओपन सेलेक्ट कर लिया, अगले ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, क्योंकि आपने इनकम वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, 8 लाख के अंदर है, तो आपको पूछेगा कि आप ईडब्ल्यूएस में इंटरेस्टेड है। यस किया तो वो आपको बताएगा कि इस प्रोफार्मा में आपको वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। कैटेगरी यहाँ पे एंटर करनी होगी और आपको ईडब्ल्यूएस के आपके सर्टिफिकेट की कंडीशन स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो स्टेटस है कि आपके पास है तो यस बोल दीजिएगा। यस बोलेंगे तो ये अगला कोई पूछेगा नहीं, आपको डायरेक्ट आपको उसको आगे जाकर अपलोड करना है। अगर आपने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक नहीं मिला है तो फिर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन नंबर क्या है, कब एप्लीकेशन आपने किया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ पे आपने किया, कौन अथॉरिटी है, ये सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप वहाँ पे नो लिखेंगे आपके पास नहीं है तो फिर आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाओगे। अगला है, अगर आपने कैटेगरी मतलब आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका कोई भी, उसके अनुसार आगे ऑप्शंस खुलेंगे। जैसे आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो फिर आपको कास्ट सेलेक्ट करने के लिए उस कैटेगरी से कैटेगरी के ग्रुप में आने वाली सभी कास्ट वहाँ पर दिखाई देगी, तो आप उसको अपनी कास्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप जैसे कास्ट सेलेक्ट करेंगे आगे के ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ओबीसी किया, ओबीसी में जो कास्ट है वो कास्ट चूज़ कर ली, तो फिर आगे आपको पूछेगा कि आपका कास्ट वैलिडिटी का क्या स्टेटस है। अगर अवेलेबल है तो बेस्ट है, कोई बात नहीं। अगर नॉट अप्लाइड है तो आप ये फ़ायदा नहीं ले पाओगे, आपको ओपन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो आपके लिए वैलिडिटी सबमिट करने के लिए मुझे लगता है कि 9 तारीख तक समय है। सीट एक्सेप्टेंस का लास्ट डेट जो है लास्ट राउंड का, तब तक मुझे लगता है वो, लेकिन उसके पहले आपका आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मुझे लगता है कि वैलिडिटी के लिए आपने 12th में अप्लाई किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स की आई होगी, लेकिन जो भी स्टेटस है आपको यहाँ पर डालना होगा। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो आप जो भी आपका स्टेटस है सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, नॉट अप्लाइड अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पर बताएगा कि आपके पास नहीं है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका स्टेटस है कि मैंने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी कि आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपने कब किया है, आपने कौन से अथॉरिटी को किया है, और बाकी के इशू कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू किया, ताकि उस समिति के पास आपका गया होगा ना प्रपोजल, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसी समिति के पास आपका वैलिडिटी के लिए जाता है, वो पूछेगा। उसके बाद कैसा नाम है उस पर और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिर अगला पड़ाव है कि नॉन क्रिमिनल, अगर SC ST है तो ये आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपका दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST छोड़ के, तो फिर आपको पूछेगा कि नॉन क्रिमिनल की क्या स्थिति है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है क्या EWS के लिए भी नॉन क्रिमिनल लगेगा, तो ऐसा नहीं है, EWS के लिए कोई नॉन क्रिमिनल नहीं लगता है, सिर्फ आपका NT SBC OBC के लिए ही लगता है, तो बाकी कैटेगरी के लिए नहीं लगता है। चलिए, अब आपको स्टेटस देना होगा कि नॉन क्रिमिनल का क्या है। अवेलेबल है तो बहुत ही बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
नॉट अप्लाइड है तो फिर नॉट आपने अप्लाई नहीं किया है, नहीं आपके पास नहीं है, तो आपको बताएगा कि आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हो। और दूसरी कंडीशन है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, अगर है तो फिर से आपको पूरा स्टेटस उनका देना पड़ेगा कि आपने कहाँ किया है, कौन सा अथॉरिटी के पास, जो भी आपने जहाँ पर किया है उस ऑफिस का नाम है यहाँ पे डालना है आपको, और फिर कब किया है वो भी स्टेटस आपसे ले लेगा, और इनकी रिसीप्ट आपको वहाँ पे आगे अपलोड करनी है। चलिए अभी स्पेशल रिजर्वेशन के लिए भी अगला पड़ाव है, क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रॉपर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और 7 प्रोसीड पे करके आगे जाइएगा। जैसे आगे जाओगे आप स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। तो अगर डिसेबल पर्सनस है तो फिर दिव्यांग जो लोग हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उनकी डिसेबिलिटी, और नहीं है तो फिर नॉट अप्लीकेबल करके आप आगे जा सकते हो। अगला पड़ाव है फिर आपको डिफेंस के, जो डिफेंस में आते हैं वो डिफेंस का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो नहीं है वो नॉट अप्लीकेबल करके आगे जाएंगे। दूसरा है इनकम का ऑटोमेटिकली जैसे हमने भरा था प्रोफाइल भरते समय अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं, और अब आप इसमें करेक्शन भी नहीं कर सकते। चलिए तो फिर अगला पड़ाव है क्या आप TFW में इंटरेस्टेड हो। जो बच्चे 8 लाख से अंदर उनका इनकम है वो यहाँ पर यस कर सकते हैं। अतिरिक्त फ़ायदा है इसका, अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अभी से नो करने से कोई फ़ायदा नहीं, सेलेक्ट करके रखिए। आगे जब आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे चाहे तो उसमें TFWS के ऑप्शन मत डालिएगा, लेकिन है आप अगर अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छा कोई ऑप्शन आगे खुलता है तो आपने हाथ में रखिएगा, यस करके आगे जाइएगा। यहाँ पे नो करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, नहीं चाहिए, तो फिर ऑप्शन फॉर्म में TFWS के अलग ऑप्शंस होते हैं, वो आप सेलेक्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर यस करके आगे जाएंगे। फिर ऑर्फन के बारे में पूछेगा, यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। जहाँ आप यस करेंगे उसके अनुसार आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट बढ़ता जाएगा और आपके लिए रिजर्वेशन भी खुलता जाएगा, सीटें भी बढ़ती जाएगी। चलिए अगला है कि माइनॉरिटी डिटेल्स। माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हो तो आप यस कीजिएगा। कौन सी माइनॉरिटी से करते हो, मतलब भाषिक माइनॉरिटी या फिर धार्मिक माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी में करते हो तो रिलीजन आपका सेलेक्ट करना होगा, भाषिक करते हो तो भाषा सेलेक्ट करनी होगी, दोनों करते हो तो दोनों के लिए टिक कीजिएगा, नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे। मैंने आपके मदर टंग जहाँ वहाँ पे जो सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर अपने आप दिखाई दे जाएगा। वहाँ पे हमने रिलीजन सेलेक्ट किया था वो अपने आप यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये दोनों भी मेरा ऐसा है मराठी और हिंदू, तो दोनों भी इस माइनॉरिटी में नहीं आते तो वो बताएगा, उस प्रकार का मैसेज मुझे दे दिया है। आप यहाँ पे आपकी भाषा अगर अलग हो तो फिर आप भाषिक माइनॉरिटी, आपका अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी में बिलोंग करने वाले रिलीजन से आप हो तो फिर यहाँ पर वो आप अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ प्रोफार्मा है वो आपको देने होंगे, अपलोड करने होंगे, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, GR है, वो भी आप देख सकते हो। वेबसाइट के फ्रंट पेज पर भी वो अवेलेबल है, वहाँ पर भी देख सकते हो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। ये ऑप्शंस ऑन करने से आपके लिए माइनॉरिटी कॉलेजेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर है आपका कि एक बार पूरा भर लिया आपने, एक बार देख लीजिएगा पूरा आपने ऑप्शन सही से सेलेक्ट कर लीजिए और सेव करके आगे जाइएगा। आगे जाने के बाद आपको फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, 10वीं 12वीं का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरना है। डिप्लोमा वाले डिप्लोमा का इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो 10वीं के बारे में आपको बोर्ड पहले सेलेक्ट करना है, आप जिस बोर्ड से 10वीं पास हो गए वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे जाना है। 10वीं का आपका जब पास हो गए थे वो साल आपको सेलेक्ट करना है, आपको आपका सीट नंबर वहाँ पर डालना है, और फिर आपको मैथमेटिक्स के जितने मार्क्स आए थे और आउट ऑफ कितने थे वो आपको डालना है। 150 से है तो 150 डालो। फिर आपको साइंस के मार्क्स डालने हैं, इंग्लिश के मार्क्स डालने हैं, और टोटल एग्रीगेट डालना है, टोटल कितने में से कितने आए हैं। तो आपको जो भी मार्क्स आपको दे दिए है उसके अनुसार आपको यहाँ पे डालना है, और अपने आप परसेंटेज यहाँ पे वो कैलकुलेट करेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन एक बार भर दी तो हम जाएंगे आगे। अगला पड़ाव है HSC का, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपका, तो आपको यहाँ पर पूरे ध्यान से भरना है। SSC आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, उसके अनुसार ऑप्शंस आगे खुल जाएंगे। आप अपने HSC कहाँ से किया है वो पूछेगा, तो यहाँ पे इंडिया से किया है और ये इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका बोर्ड पे जाना है, जैसे कि हमने देखा कि आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। HSC सेलेक्ट कर लिया, इंडिया से सेलेक्ट कर लिया, और फिर आपको बोर्ड अपना सेलेक्ट करना है। महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो फिर वो पूछेगा कि आप पासिंग ईयर, ये सब के लिए पूछेगा। महाराष्ट्र बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, सबके लिए पूछेगा कि कब आपने एग्जामिनेशन पास किया है। एक बार सेलेक्ट करने के बाद फिर अगले ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप आपका सीट नंबर डाल दीजिएगा,
आपका मदर नेम डाल दीजिएगा यहाँ पर, और आपका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, और गेट HSC डेटा भर करने के बाद आपका जो सर्वर से अपने आप डेटा फेच कर लेगा और आपको नीचे वो दिखाई देगा। मतलब महाराष्ट्र बोर्ड से स्टूडेंट जो है जिन्होंने रिसेंटली पास किया है उनको मार्क्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, उनका डेटा कैप्चर किया जाएगा। और दूसरे बोर्ड से है, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड छोड़ के दूसरे CBSE और अदर बोर्ड से आप अगर पास हो गए तो फिर आपको डेटा एंटर करना है। यहाँ पे उसी प्रकार से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कब पास हो गए, आपका सीट नंबर डालना है, और आपके पासिंग स्टेटस आपको यहाँ पर देना है, पास हो गए वो सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर आपको मार्क्स डालने हैं। फिजिक्स के मार्क्स डालिएगा, कितने आउट ऑफ कितने मार्क्स में से है वो डाल दीजिएगा। मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको एंटर करने हैं, वो भी देना है। केमिस्ट्री के डालने, केमिस्ट्री अगर आपने दिया है तो वहाँ पर केमिस्ट्री के डालोगे, नहीं दिया है तो जो आपने दिया है वो आप वहाँ पर डाल दोगे, और वहाँ ऐसे ऐसे डालोगे, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। इंग्लिश के भी मार्क्स वहाँ पर डालेंगे आप, और टोटल एग्रीगेट जो है वो भी वहाँ पर डाल देंगे। ये सब होने के बाद एक बार वेरीफाई करेंगे पूरी तरह से, और फिर आगे जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्लिक करके फिर सेव एंड प्रोसीड करेंगे। एक बार सेव कर लिया, जब तक आपका FC फॉर्म कंफर्म नहीं करती तब तक ये चीज़ें आप बदल सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप वहाँ जाकर उस स्टेज पर जाकर बदल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार FC ने कंफर्म कर दिया फिर आप बदल नहीं पाओगे। अगला है JEE के बारे में पूछेगा कि JEE आपने दिया है, यस करेंगे तो आगे फिर JEE का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, और JEE का भी डेटा वो फेच करेगा सर्वर से। आपका पूरा डेटा आप वहाँ पर दिखाई देगा, आप उसे देख लीजिएगा और फिर सेव एंड प्रोसीड करके आगे जाइएगा। जैसे आप आगे जाएंगे तो अब महत्वपूर्ण पड़ाव ये है कि आपको, जैसे मैंने पहले कहा था, आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके रखनी चाहिए। तो ये पूरा माफ लेने की ज़रूरत नहीं, 100 KB के अंदर होना चाहिए सिर्फ। ये सेंटीमीटर में करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जो अच्छी तरह से दिखेगा उतना सिर्फ आप तैयार करके रखिएगा। तो आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपका फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगी अपने आप। तो यहाँ पर पैरामीटर है, आप देख लीजिएगा, JPG PNG इस फॉर्मेट में आपको वो करनी है। अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, 4 KB से ज़्यादा कम और 100 KB से ज़्यादा ऊपर वो नहीं होनी चाहिए, और आप उसे आपके कंप्यूटर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें जब करते समय आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन मोबाइल से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेस्कटॉप से भरेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, फोटोग्राफ सेलेक्ट करने के लिए पहले फोटोग्राफ को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर ये विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, फाइल सेलेक्ट करने के लिए ओपन करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल या फिर PC के वो ब्राउज करेगा, वहाँ पे फोल्डर दिखाएगा जहाँ पे आपने रखा है आपका फोटोग्राफ, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैमरे से डायरेक्टली उसकी तस्वीर खींच सकते हो। एक बार यहाँ पर आने के बाद, मतलब जब इमेज यहाँ पर आएगी तो इससे आप उसको रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। उसको रोटेट करने के लिए क्रॉप कर सकते हो, आपको लगता है तो ये येलो एजेस को पकड़ के, इस जो येलो है इस फ्रेम को पकड़ के आप एडजस्ट कर सकते हो, और क्रॉप पे क्लिक कर दिया तो बाजू का पोर्शन जो हट जाएगा और ये इमेज आपकी अच्छी आएगी। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपका फ़ोटो अपलोड होके यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छी तरह से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे फिर से अपलोड कर सकते हो। अगला पड़ाव है स्वाक्षरी। आपको आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो आप जाइएगा फिर से ऊपर, टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर से वही स्टेप आ जाएगा, आपको ये विंडो दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका जहाँ पे रखा है सिग्नेचर उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से आप उसको रोटेट करना है तो कर सकते हो, क्रॉप करना है तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हटा सकते हो। और एक बार अच्छी तरह से दिख रही सिग्नेचर तो आप उसे अपलोड करके यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो एक बार देख लीजिएगा, ये डमी है तो इस पे मत जाइएगा, तो एक बार देख लीजिएगा दोनों ओके है। आपको अगर अच्छा लगता है, ओके है, तो फिर चलिएगा आगे और फिर सेव एंड प्रोसीड करके आगे जाइएगा। अगला पड़ाव है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपने डेटा भरते हैं, जैसे जैसे स्टेजेस आप कंप्लीट करते आए हैं, जो जो सेलेक्ट आपने किया है, जो जो क्लेम आपने किया है, उसके इर्द गिर्द आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट वहाँ पर होगा, एक एक करके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपको वो ब्राउज करेगा और आपके इसी प्रकार का विंडो ओपन होगा। फिर यहाँ से आपको ओपन करके आपके PC पे जहाँ पर रखे डॉक्यूमेंट उसे सेलेक्ट करना है, PDF या फिर JPG फॉर्मेट में आप उसे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर दिखाई देगा कौन सा डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, और
याद रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही स्कैन करें। उसका जेरोक्स है, जेरोक्स में से स्कैन मत कीजिएगा। फ़ोटो निकाल, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हो, ऐसे ही फ़ोटो निकालते हैं, उस पर कैमरे का फ्लैश पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे मार्कशीट पे फ्लैश पड़ता है, कुछ पोर्शन दिखता ही नहीं है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट मत कीजिएगा, एफसी को बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत लोग परेशान होते हो, फिर ज़्यादा आगे काम भी नहीं जल्दी होता है। तो आपको याद रखना है कि अच्छी तरह से आपने उसको स्कैन करे किया हुआ या फिर फ़ोटो भी निकाला तो ऐसे क्वालिटी का होना चाहिए कि वो पूरी तरह से पढ़ने आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रिफ्लेक्टेबल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे उनका फ्लैश रिफ्लेक्ट होता है, वो पोर्शन दिखता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए आप कैसा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेम उसी प्रकार रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट कर सकते हो, थोड़ा सा क्रॉप करना है, बहुत सारा बड़ा आ गया है तो उसको आप छोटा सा, मतलब आजू बाजू की जो एस्ट्रॉप और अनवांटेड जो पोर्शन है उसको क्रॉप कर सकते हो, हटा सकते हो यहाँ से, और फिर अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप अपलोड करोगे एक एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, ये पीडीएफ आपने अपलोड किए, ये जेपीजी अपलोड किए, दोनों यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हैं आप उसे। अगर वो दिख रहा है अच्छा तो कोई बात नहीं, और एडिट करना है तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक बार ये सब हो गया, डॉक्यूमेंट सब अपलोड हो गए, तो सेव एंड प्रोसीड पे आप आगे यहाँ पे करके जाइएगा। और अगला पड़ाव है, अगर एप्लीकेबल है आपके लिए फ़ी तो फीस पेड करनी है। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी, जो टाइप ए स्टूडेंट है जिन्होंने सीटी दी उनको फीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने कैटेगरी चेंज, मतलब पहले कैटेगरी में फॉर्म भरा है अब ओपन में भर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा है अब नई है सर्टिफिकेट तो ओपन में भर रहे हैं, तो फिर उनके लिए 200 रुपये जो भी कुछ डिफरेंस होगा वो फीस यहाँ पर आ जाएगी और आपको भरनी है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो फीस यहाँ पर दिखाई देगी, और फिर पेड के लिए आप जा सकते हो। पेड के लिए जाएंगे आगे तो ये इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और प्रोसीड कर लीजिएगा, तो आप आगे जाओगे। आपके अनुसार ऑप्शंस खुलेंगे, आप कार्ड से, क्यूआर कोड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से भर सकते हो। आप क्यूआर कोड जनरेट करके भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही फीस भरोगे आप, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाएगा, आपका सक्सेस आ जाएगा। मेरा कोई फ़ी भरने का सवाल ही नहीं है तो मैंने इसे फेल कर दिया है, आपका सक्सेसफुल आ जाएगा। और एक बार सब ये हो गया, लास्ट स्टेज है आपका एप्लीकेशन प्रिंट करना है। आपको एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन पूरा यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन, प्रिंट एप्लीकेशन करके रखिएगा, सेव करके रखिएगा, प्रिंट कीजिएगा, और प्रिंट करने के बाद उस पर साइन कीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आप इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ दीजिएगा, जो अपलोड किए वो सब साथ में ओरिजिनल हाथ में रखिएगा और जाइएगा एफसी सेंटर में, एफसी को आपका फॉर्म कंफर्म करने के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर साल स्टूडेंट्स मिस करते हैं, आप में से कोई मिस ना करे, इसलिए हम पहले से बताता हूं कि अपने कैटेगरी का क्लेम ना छोड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्योंकि वैलिडिटी नहीं आने वाला है, मेरा नॉन क्रिमिनल तो अभी फंस गया है, आया नहीं, होगा नहीं यार, इसलिए चलो मैं सेलेक्ट करता हूँ ओपन कैटेगरी और आगे चलता हूँ, तो फिर आप बदल नहीं सकते हो। कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है तो आपका अगर डॉक्यूमेंट नहीं आया, आपने आप ओपन कन्वर्ट हो जाओगे, चिंता नहीं। लेकिन आपने ओपन से फॉर्म भरा तो फिर डॉक्यूमेंट आपको कैटेगरी में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होगा, तो फिर आप अपने कैटेगरी का क्लेम ना छोड़े। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आया, जब तक की डेट है नहीं आया, तो अपने आप ओपन कन्वर्ट हो जाओगे, लेकिन आपको क्लेम नहीं छोड़ना है। लेकिन बाद में वो रिवर्स जाना बहुत मुश्किल, होता ही नहीं। ओपन में आपने फॉर्म भरा तो फिर आप कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो जाओगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है कि अगर आ रहा है डॉक्यूमेंट आपका, तब तक थोड़ी सी देर हो रही तो कोई बात नहीं आपको लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर फैसला आपको लेना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कैटेगरी का क्लेम ना छोड़े। चलिए, अगला पॉइंट है कि एमएसटीसीटी के फॉर्म में गलती की थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होता है कि भरते समय मैंने गलती कर दी थी, वहाँ पे कुछ गलती हो गई है, मैंने ओपन से भरा है लेकिन कैटेगरी का है, कैटेगरी से भरा है लेकिन ओपन का है, कोई बात नहीं, वहाँ पे जो भी गलती है उसको छोड़ दीजिए आप। अब यह फॉर्म भरते समय, मतलब कि आपका फॉर्म भरते समय गलती सुधारे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन से आप फॉर्म भरें। फॉर्म की प्रिंट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको नज़दीकी एफसी सेंटर जाना है। एफसी सेंटर का पहला हमने लिस्ट देखा, तो वहाँ पर किसी भी एक एफसी में जाइए आप, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके उनको दिखा के वो सब पूरा चेंज करेंगे। अगर कुछ एडिट करना है वो आपसे करवा लेंगे, वही सारी इन्फॉर्मेशन और सारी आपकी सुविधा वहाँ पे होंगी, पीसी होंगे, स्कैनर होगा, वो लोग आपको पूरी हेल्प करेंगे, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जिनको फॉर्म में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो वहाँ जाकर फॉर्म भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान रखिए, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ओरिजिनल से ही वो स्कैन किए हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही उसको स्कैन करें।
अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे फॉर्म भरते समय। और लास्ट डेट तक ना रुकिएगा, पहले आपका काम कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा रिसिप्ट जनरेट हुआ है, रिसिप्ट में क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है तो उसे आप तुरंत दूर कर सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कहीं अगर आपको कोई एफिडेविट करना है तो वो जल्दी कर पाओगे। अब कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो ये बातें के लिए हाथ में कुछ दिन रखना ज़रूरी है, तो आप जल्द से जल्द ये काम कर लीजिएगा। रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही एडमिशन सिस्टम ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने रास्ते चलिएगा।